तो कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम ग्रेग और हैदर हैं और ये दोनों टूरिस्ट हैं। साथ ही वो दोनों एक ही हॉस्टल में रुके हुए थे, वहीं से उनकी जान पहचान हुई। ये अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए हैं, लेकिन ये अपने ग्रुप से अलग होकर शार्क केज वाला एक्सपीरियंस लेने निकल जाते हैं। वो दोनों साथ मिलकर टक्कर्स एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी की बोट पर आ जाते हैं, जो शार्क के साथ रोमांचक एक्सपीरियंस देने का वादा करती थी। जहां पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि टूरिस्ट वाली जगह पूरी तरह सुनसान होती है, लेकिन वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम डेव है। डेव उनसे कहता है कि टक्कर अभी हॉलीडेज पर है, इसलिए वो तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तभी अचानक टक्कर खुद वहां पर आ जाता है, जो खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि वो ही इस टक्कर्स एक्सपीरियंस को चलाता है। अब क्योंकि टक्कर हॉलीडेज पर था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद टक्कर दोनों को बोट में बैठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। खैर, रास्ते में बातचीत के दौरान टक्कर उन दोनों को अपनी पुरानी कहानी बताता है कि बचपन में मैंने शार्क अटैक सर्वाइव किया था, जिसके स्कार्स आज तक उसके शरीर पर है। साथ ही वो उन्हें एक अखबार की रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसमें उसके बचपन में हुए शार्क अटैक का जिक्र था। इसलिए उसी दिन से शार्क्स के साथ उसे अजीब सा ऑब्सेशन हो गया है। हैदर कहती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी टफ होती होगी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम शार्क अटैक से बचे थे। इसके बावजूद फिर भी शार्क्स के बीच में ही काम करना पड़ता है। तुम्हारे लिए तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस होगा। मैं होती तो दोबारा कभी पानी के पास ही न जाती। पर टक्कर उसे कहता है कि वो शार्क की गलती नहीं थी, जिसके बाद वो पानी में खून डाल देता है, जिससे वहां पर काफी सारी शार्क्स आ जाती हैं। अब डाइव करने का समय आ चुका था, इसलिए टक्कर हैदर और ग्रेग को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारता है। चारों ओर शार्क तैर रही थीं, जिसे देखकर हैदर घबराकर ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उस रोमांचक पल का मजा लेने लगती है। इतने करीब से शार्क को देखकर और ये जानकर कि शार्क्स अग्रेसिव नहीं होती, उन्हें काफी मजा आता है। खैर, अब हंसते खेलते वो दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं और टक्कर को थैंक्स बोल ही रहे होते हैं कि तभी टक्कर ग्रेग के गले में चाकू मारकर उसे वापस पानी में फेंक देता है। हैदर चिल्लाती रहती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अमेरिकन लड़की जफर को दिखाया जाता है, जो सर्फिंग करने के बाद गोल्ड कोस्ट के पास एक दुकान में पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात मोजिस नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है, जो अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा था। क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हेल्प चाहिए थी। अब क्योंकि जफर के पास बड़ी कैंपर वैन थी जिसमें वो रहती है, फिर भी वो मोजिस की हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती है। जिसके बाद जफर बाहर पार्किंग लॉट में पहुंचती है, तो उसने अपने कप में आइसक्रीम छुपाकर रखी हुई थी, जिसे निकालकर वो चुपचाप खाने लगी। तभी वहां उसकी दोबारा मोजिस से मुलाकात हो गई। मोजिस ने जफर से दोबारा हेल्प मांगी, लेकिन जफर ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तब मोजिस इशारों में उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो दुकान में उसकी चोरी की बात सबको बता देगा। ये सुनकर जफर नाराज हो गई। अब वहां का माहौल बिगड़ता देख मोजिस ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। उसने सफाई दी कि वो तेज धूप में कई ब्लॉक पैदल चलकर आया है, इसलिए उससे कार तक लौटने के लिए लिफ्ट चाहिए। जफर कुछ देर सोचती है और उसकी बात मान लेती है। इसी हेल्प के चलते वो इतनी बातें करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग में इंटरेस्ट था। जिसके चलते रात में जफर की वैन मोजिस के घर के बाहर थी और वैन के अंदर वो इंटीमेट हो रहे थे, जिस बीच मोजिस बिना कुछ जाने एक फिन की वैन से बाहर फेंक देता है, जो कि सर्फिंग बोर्ड में फिन लगाने के काम आती है। अब क्योंकि मोजिस तो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुका था, लेकिन उसका कहना था कि हम दोनों किसी रीजन से मिले हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन जफर एक जगह रुकने वालों में से नहीं थी। वो मोजिस के घर के अंदर तक नहीं गई, लेकिन जहां मोजिस उस पर दिल से फिदा हो गया और उसके लिए खाना तक तैयार करने लगा। जब तक मोजिस पैनकेक बनाकर लाया, तब तक जफर वहां से जा चुकी थी, जिससे मोजिस काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद जफर सर्फिंग करने एक बीच पर जाती है, जहां वैन पार्क करने के बाद उससे अपने सर्फ बोर्ड में फिन लगाना था, लेकिन फिन की उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो तो मोजिस ने बाहर फेंक दी थी। वहीं पास में ही एक ट्रक खड़ा था। जफर उस ट्रक में से फिनकी ढूंढने लगती है, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने टक्कर खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। टक्कर ने बिना कुछ पूछे उसे एक फिनकी दे दी और कहा कि उसके पास ऐसी कई फिनकीज हैं। साथ ही उसने जफर की अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत की तारीफ भी की। इसके बाद उसने टक्कर को धन्यवाद कहा और अपने सर्फ बोर्ड को ठीक करने लगी। उसी समय मोजिस ने जफर को खाने की एक फोटो भेजी और मैसेज किया कि क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती, पीछे से टक्कर आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद वो अपनी बोट तक पहुंच जाता है, फिर जफर को बोट में डालकर समंदर में कहीं निकल जाता है। सुबह तक मोजिस भी बीच पर पहुंच चुका था, लेकिन जफर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन फोन भी वैन के अंदर ही बज रहा था। टक्कर ने चालाकी दिखाते हुए जफर का सर्फिंग बोर्ड वैन में से निकालकर फेंक दिया, लेकिन फोन छोड़ दिया, ताकि ऐसा लगे कि जफर सर्फिंग करने गई थी और पानी में ही डूब गई होगी। उधर जफर की आंख खुलती है तो वो बोट के नीचे वाले रूम में होती है, जहां पर उसे एक बेड से बांधा हुआ था।
और साथ वाले बेड पर बंधी हुई थी हैदर, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वो अभी तक जिंदा थी। खैर जफर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसे कोई सुनने वाला नहीं था। साथ ही हैदर भी उसे समझाती है कि मैंने काफी ट्राई किया, लेकिन इस बीच समंदर में हमारी आवाज सिर्फ हम सुन सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो खुद यहाँ काफी समय से फंसी हुई है। ये सुनकर जफर और भी ज्यादा घबरा गई। जफर हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके आसपास नहीं था। इसी बीच जफर की नजर दीवार पर पड़ी, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, जिस नाम को देखकर जफर कुछ देर के लिए सुन्न हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने उम्मीद हारकर दीवार पे अपना नाम लिखा होगा, जब उसे यकीन हो गया होगा कि वो नहीं बचने वाली। उधर टकर आराम से डेक पर बैठकर मछली पकड़ रहा था। इसी बीच जफर ने हैदर से पूछा, क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? हैदर ने बताया कि मेरे साथ एक लड़का था इसी बोट पर, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तुम जानना नहीं चाहोगी। पर जफर उसकी बातों से ही समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। फिर उसने वही सवाल जफर से किया। जफर हल्की मुस्कान के साथ उदासी छिपाते हुए कहती है, मुझे भी कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन जफर को ये नहीं पता था कि मुझे सभी भी उसके बारे में सोच रहा था। जब मोजिस ने देखा कि जफर की वैन बीच से टो की जा रही है, तो उसे शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो वैन ही जफर का घर है, क्योंकि उसके बिना वो कहीं नहीं जाती। इसलिए मोजिस सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि अब उसे जफर की चिंता होने लगी थी। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, वो तो एक घूमती फिरती सर्फर है, शायद कहीं घूमने निकली होगी। ये सुनकर मोजिस ने खुद जफर को ढूंढना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जफर पूरा दिन हाथ पैर मारती रहती है, लेकिन फ्री नहीं हो पाती। फिर रात में उसने ध्यान दिया कि हैदर ने जो बिकिनी पहनी हुई है उसके अंदर वायर है। उस वायर को निकालकर वो जल्दी से हथकड़ी खोलने लगी। तभी वहां पर टकर उन दोनों के लिए ब्रेड और पानी लेकर आ गया। वो रूम पूरा तपा हुआ था, जिस वजह से उन दोनों के गले सूख रहे थे, इसलिए हैदर ने जल्दी से पानी पी लिया। लेकिन जिस तरह से वो खुद को छुपा रही थी, टकर को उस पर शक होने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो चादर हटाता, जफर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, ये बोलकर कि मेरा खाना मुझे दे दो। जिसके बाद फाइनली जफर भी पानी पी लेती है। कुछ देर बाद टकर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही जफर फिर से काम पर लग जाती है। लेकिन अचानक उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है, क्योंकि टकर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जिसके बाद उसने हैदर के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लिए और इस बीच उसने पानी में खून वगैरह डाल दिया, जिससे वहां पर शार्क्स भी आ चुकी थी। फिर उसने हैदर को पानी में छोड़ दिया। पानी, हैदर की छटपटाहट और खून की वजह से शार्क्स उसे मार देती हैं। वहीं हैदर की पूरी मौत टकर रिकॉर्ड कर लेता है। जफर ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद पूरी तरह दहशत में भर चुकी थी। अब कांपते हुए वो अपना और हैदर का नाम भी नीचे दीवार पर लिखने लग जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पे सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि कई सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्हें दोबारा पेंट करके छुपा रखा था। यानी टकर एक साइको तो है ही, पर साथ ही वो एक सीरियल किलर भी है, जो कई सारी टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका है। इसका सबूत है ऊपर रखी टेप्स का कलेक्शन, जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी हैं जिनकी वो टेप्स हैं। और अब उनमें नई टेप जुड़ी है हैदर की, और इसके बाद अगली टेप होने वाली है जफर की। खैर अगली सुबह हम हैदर का बचा कुचा हिस्सा पानी में तैरता हुआ देख पाते हैं, जो काफी डरावना लग रहा था। उधर मोजिस अब भी जफर की तलाश में बीच पर भटक रहा था। तभी उसे जफर का सर्फ बोर्ड मिल जाता है, जिससे मोजिस की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जफर का सारा सामान यहीं पर है। तो जफर कहाँ पर है? खैर अब रात होते ही टकर फिर से नीचे सफर के लिए पानी और ब्रेड लेकर आता है, लेकिन जफर ने लात मारकर सारा सामान गिरा दिया और टकर के मुंह पे ये भी बोल दिया कि तू खुद को शार्क समझता है, पर असल में तू बस एक कीड़ा है। ये सुनकर टकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जफर का ध्यान वहां पर रखी बाल्टी के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो बाल्टी का हैंडल तोड़कर उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि टकर दोबारा जरूर आएगा। अब क्योंकि जफर ने पानी नहीं पिया था, इसलिए टकर उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है। पर जैसे ही वो पास आता है, जफर उस पर उस बाल्टी के नुकीले हैंडल से हमला करती है और उसके अंदर घुसा देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर जल्दी से उसकी पैंट से चाबी लेकर जफर फ्री होकर भागती है, लेकिन जैसे तैसे टकर उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। ऊपर जाकर जफर ने रेडियो के थ्रू मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उसे सामने एक बोट दिखाई देती है। वो फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बोट में पार्टी चल रही थी, इसलिए उसकी आवाज उस बोट तक नहीं पहुंच पाती। इतने में टकर भी ऊपर आ जाता है। तभी जफर उसका कैमरा उठा लेती है, जिसे टकर उसे कैमरा देने के लिए बोलता है, इसलिए जफर उसका कैमरा पानी में फेंक देती है, जिसके चलते वो खुद भी पानी में गिर जाती है, इस उम्मीद में कि वो तैरकर सामने वाली बोट तक पहुंच जाएगी। लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो जाती है। तब टकर उसे बाहर निकालकर फिर से बोट में बंद कर देता है। अब उसके पास कैमरा नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो जफर को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसी वजह से टकर समुंदर से किनारे की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे एक नया कैमरा लेना था। जाने से पहले उसने जफर को बोट के अंदर बंद कर दिया था। दूसरी तरफ जफर की तलाश में पुलिस भी जुट गई थी, लेकिन मोजिस को फिर भी चैन नहीं मिल रहा था।
वो बीच की पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जिसमें उसे जफर की वैन के बाद टकर का ट्रक दिखाई देता है। उस पर लगा था टकर्स एक्सपीरियंस का लोगो। ये देखकर मोजिस ने थोड़ा सर्च किया और उस जगह का पता निकालकर वो बोट तक पहुंच गया। अब जैसे ही वो बोट पर चढ़ा, उसे नीचे से जफर की चिल्लाने की आवाज आ गई। बस फिर जल्दी से ब्रेक इन करके वो नीचे पहुंचा और उसे देखकर जफर खुश भी थी, साथ में हैरान परेशान भी थी कि ये बिना किसी क्लू के मुझ तक कैसे पहुंच गया, वो भी तब जब मैं इसे बीच में ही छोड़कर आ गई थी। पर मोजिस ने उसे पहले भी बोला था कि हम किसी रीजन से मिले हैं। जफर उसे कहती है कि ऊपर से कुछ लेके आओ जिससे मैं फ्री हो सकूं और जल्दी से पुलिस के पास कॉल कर दो। कॉल करते हुए मोजिस जल्दी से ऊपर भागा, लेकिन टकर ने ऊपर उसे दबोच लिया। पुलिस के पास फोन भी लग गया था, पर मोजिस कुछ बोल पाता उससे पहले टकर ने उसका फोन तोड़ दिया। टकर ने उसे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था, फिर भी वो रुका नहीं। उसने ऑलमोस्ट टकर का दम घोटकर उसे मार ही दिया था कि तभी पीछे से डेव ने आकर उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि डेव को पता ही नहीं था कि टकर असल में करता क्या है। जब उसने जफर की आवाज सुनी तब सारा सच उसके सामने आ गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब इससे पहले कि डेव कुछ कर पाता, टकर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसके बाद टकर का किनारे पे रुकना अब सेफ नहीं था। इसलिए वो बोट लेकर एक सुनसान आइलैंड के पास पहुंच जाता है और मोजिस को भी उसने जफर के साथ वाले बेड पर बांध दिया। मोजिस अपने दिल की बात कर ही रहा था कि तभी टकर आकर उन दोनों को ऊपर ले जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि टेप आज ही रिकॉर्ड करेगा। जिसके बाद उसने पानी में डेव की बॉडी के टुकड़े डाल दिए, जिससे शार्क्स आ गईं। फिर उसने मोजिस को पानी में डाल दिया, लेकिन शार्क्स ने मोजिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि मोजिस जफर की सलाह मानकर एकदम शांत रहता है। दरअसल अगर वो हलचल करता तो शार्क्स उस पर अटैक कर देती, इसलिए मोजिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जिसके बाद टकर ने उसे बाहर निकाल लिया और अब वो उस पर दूसरा तरीका अपनाने वाला था। इस बार उसने मोजिस को कई बार स्टैब किया, उसके बाद उसे पानी में डाल दिया, जिससे मोजिस के बचने की संभावना बहुत ही कम बची थी। पर तभी उसकी नजर एक लाइफगार्ड हेलीकॉप्टर के ऊपर पड़ गई, जो कि जफर की खोज में निकला हुआ था। उसी के डर से टकर ने उन दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बंद कर दिया और मोजिस की जान बच गई, लेकिन वो काफी गंभीर हालत में था, जिस वजह से उसकी जान बचना ना के बराबर थी। उसकी ऐसी हालत देखते हुए जफर ने अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। तब उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो अपना अंगूठा ही तोड़ दिया ताकि हाथ बाहर निकल सके, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। तब उसने और खुद अपने दांतों से चबाकर अपना अंगूठा हाथ से अलग कर दिया, तब जाकर वो फ्री हो गई। फिर जैसे ही टकर उसे बेहोश करने आता है, वो टकर को चकमा देकर उसे रूम के अंदर बंद करके खुद बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलने के लिए टकर के पास एक और रास्ता था। जफर ने ऊपर जाकर बोट स्टार्ट कर दी थी, पर टकर ने रूम से निकलकर पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया। जफर के पास बस यही एक मौका था, तो वो टकर को एक अच्छी खासी फाइट देकर पानी में कूद जाती है। दरअसल उसे सामने वाले आइलैंड पर जाना था, जहां पर एक शादी का रिसेप्शन चल रहा था, लेकिन उसके हाथ से बहता हुआ खून भी था और पानी के अंदर शार्क्स भी थी। ऊपर से टकर भी छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जफर पूरा जोर लगाकर आइलैंड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले टकर आकर उसे दबोच लेता है और बेहोश करके वापस अपने साथ बोट पर ले जाता है। यहाँ पर टकर को रियलाइज हो चुका था कि अब बड़ा खतरा मोजिस नहीं बल्कि जफर है, इसलिए इस बार चेयर पर उसने मोजिस को बिठाया और हार्नेस पर लटका दिया जफर को। इस बार तो टकर की भी आंखें फटी की फटी रह गई जब बोट के पास एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ गई, जिसकी आते ही बाकी सारी शार्क्स वहां से निकल भागी। ऐसा शो उसने आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। हालांकि जिस शार्क ने बचपन में उसके ऊपर अटैक किया था वो भी ग्रेट व्हाइट ही थी, इसलिए वो मेस्मराइज हुआ पड़ा था। बिना टाइम वेस्ट किए उसने जफर को पानी में डाल दिया, लेकिन जफर अब भी बची हुई थी। तब टकर एक हार्पून लेकर शार्क को उकसाने की कोशिश करता है, पर गलती से वो हार्पून उसके हाथ से छूटकर जफर के पास चला जाता है, जिसकी मदद से वो फ्री होकर पानी में गिर जाती है, जहां पर उसने एकदम करीब से उस शार्क को देखा। शार्क उसकी तरफ आई जरूर, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। जफर ने देखा कि शार्क के ऊपर भी एक बड़ा सा स्कार था, वो खुद एक सर्वाइवर है। ये देखकर जफर को और मोटिवेशन मिलती है। फिर वो हिम्मत करके दोबारा बोट ऊपर चढ़ जाती है, जहां पर उसने हार्पून उठाया, लेकिन टकर ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। टक्कर ज्यादा ताकतवर था, उसने जफर को लगभग काबू कर ही लिया था कि तभी पीछे से जख्मी मोजिस ने आकर टक्कर के सिर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया। टक्कर का संतुलन बिगड़ गया और वो डेक से नीचे पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही उसके जख्म से खून बहने लगा। खून की गंध से वही शार्क्स जिन्हें वो अपना गॉड मानता था उसकी तरफ बढ़ने लगी। टक्कर चीखता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में शार्क्स ने उसे अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद जफर ने फ्लेयर गन से हवा में फायर किया। कुछ देर बाद पुलिस की एक बोट उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। शायद वो मोजिस के अधूरे कॉल को ट्रेस करते हुए वहां तक पहुंच गए थे। पुलिस ने जफर और मोजिस को रेस्क्यू कर लिया और बोट पर बैठकर जफर उस आइलैंड को देख रही थी जहां पर उसका यह भयानक सपना खत्म हुआ था। मोजिस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कहा था ना हम किसी रीजन से मिले हैं। जफर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और एक नए सफर की उम्मीद में समंदर को पीछे छोड़ दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।